नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 7.4a। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। पहले वाले क्वेश्चंस में हम खुद कैलकुलेट कर रहे थे एजी का मेथड के तहत, और इस क्वेश्चन में बेसिकली उसने खुद कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो ये चेंज आएगा, बाकी क्वेश्चन सेम है, वही एंट्री होंगी, सब कुछ सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। तो इसलिए हम लोग इसको आगे फर्दर जो है वो कैरी ऑन करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आप बेसिकली खुद सॉल्व करेंगे, वो होगा 7.4b। ठीक है, तो प्रॉब्लम 7.4a ये हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया है, Wilcox Mills is a manufacturing that makes all sales on 30 days period. Annual sales are approximately 30 million. At the end of December 30, 2014, account receivable were presented in the company's balance sheet. तो account receivable हमारे पास है 3.1 million और उसके बाद allowance for doubtful account है 80,000। अब ड्यूरिंग 2015 1,65,000 और स्पेसिफिक अकाउंट रिसीवेबल रिटन ऑफ एज अनकलेक्टेबल। दीज रिटन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टोटल 15,000 वर सब्सिक्वेंट कलेक्टेड। तो 1,65,000 टोटल हुए थे राइट ऑफ, उसमें से 15,000 आपने दोबारा कलेक्ट करनी है। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर एन एजिंग अप अकाउंट इंडिकेट 90,000 हमें रिक्वायर्ड बैलेंस है। जैसे हमने पहले किया था, तो यहाँ पर टेबल बनाया था, टेबल के नीचे आपने रिक्वायर्ड बैलेंस खुद कैलकुलेट किया था। यहाँ पे वो कहता है कि एजिंग अप उसने खुद लगाया है और लगाने के बाद उसका जो आंसर आया वो है 90,000। तो हमारा रिक्वायर्ड बैलेंस इस क्वेश्चन के अंदर है 90,000। अब ओपनिंग जो है हमारे पास 80,000 दिया हुआ है, लेकिन उस पर कुछ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हुआ है, जिसमें एक ट्रांजैक्शन थी राइट ऑफ और एक थी बैड डेट रिकवर्ड की। तो बेसिकली हमने करना जो चेंज आई है, तो चेंज ये आई है कि जो राइट ऑफ होगा ड्यूरिंग द ईयर और बैड डेट रिकवर्ड जो होगा, बैड डेट रिकवर्ड, इन दोनों का 1 और 2 इनका लेना है इफेक्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। इन दोनों का इफेक्ट लेने के बाद वी विल फाइंड आउट द न्यू बैलेंस। ठीक है, हमें न्यू बैलेंस निकालना है। जैसे वो बैलेंस था 80,000, इन दोनों का, इस ट्रांजैक्शन का और इस ट्रांजैक्शन का आपने इफेक्ट लेना है 80,000 पर और आपने कैलकुलेट करना है न्यू बैलेंस। अब न्यू बैलेंस ए आता है, बी आता है, सी आता है, जो भी आता है वो आपने न्यू बैलेंस निकालना है और फिर उसके बाद आपने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड बैलेंस जो भी नया आएगा उसके बाद आपने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। उससे पहले आप लोगों ने 80,000 को कंसीडर करते हुए एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं करनी। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है या ये हिंट है, तो इनको हमने अभी सॉल्व करना है। तो हम लोग इसके बाद जो है वो सॉल्व करते हैं। उसने कहा जी विलकॉक्स मेक एडजस्टिंग एंट्रीज टू अनकलेक्टेबल ओनली एट द ईयर एंड। तो साल के एंड में हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी है। बेसिकली आप देखते हैं कि एडजस्टिंग एंट्री हमने कौन सी करनी है। सो पहले मुझसे पूछा जी वन एंट्री टू समराइज ऑल अकाउंट्स रिटन ऑफ एट द एंड। ठीक है, तो हमने राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है। सिंपल सी एंट्री है जैसे हमने पहले किया था राइट ऑफ की एंट्री। उसमें हम करते हैं बेसिकली अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो उसने कहा जी एक एंट्री पास करनी है, तो एक एंट्री अगर पास करनी है तो देखें ड्यूरिंग 2015 1,65,000 इज रिटन ऑफ। अमाउंट कितनी है 1,65,000। क्लियर हो गया, ये राइट ऑफ एंट्री होगी। दूसरे नंबर पे वो कहता है इसमें से ए में से 1 ये हो गया और 2 उसने पूछा है। तो उसने ये पूछा है एंट्रीज टू रिकॉर्ड 15,000 इन अलाउंस फॉर डाउटफुल इन राइट ऑफ दैट वर सब्सिक्वेंट कलेक्टेड। तो बेसिकली हमने जो राइट ऑफ किए हैं ये वाले, इनमें से कुछ अमाउंट हमारे पास कलेक्ट हो गई है। तो जैसे बैड डेट रिकवर्ड की हमने एंट्री पिछले क्वेश्चन में पास की है, इसी तरीके से यहाँ पे पास करेंगे। 2 एंट्री पास करेंगे, एक एंट्री होगी रीइंस्टेट करने की और दूसरी होगी कलेक्शन की। तो रीइंस्टेट करने की एंट्री होगी, इसी को हम रिवर्स कर देंगे, अलाउंस फॉर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट।
अमाउंट उसने दी हुई क्वेश्चन में 15,000। तो ये वाली एंट्री होगी बेसिकली रीइंस्टेट करने की, रीइंस्टेट। और दूसरी में हमने इसकी कलेक्शन कर ली है, तो इसी की दूसरी एंट्री हो जाएगी, कैश हमारे पास आ जाएगा, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 15,000। अब अगर जो है यहाँ पर नेम लिखा होता है किसी भी बंदे का कि हमने उससे कलेक्ट कर लिया, उसका नाम है सपोज सेफलैंड था पिछले में, उसके बाद यामाहा है, जो भी है, तो वो साथ नेम आ जाएगा। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था कि अकाउंट स्विफ्ट को हम कहते हैं कंट्रोलिंग अकाउंट, और जो इसके साथ नाम लिखते हैं उसको हम कहते हैं सब्सिडरी लेजर। तो अगर सब्सिडरी लेजर दिया हो तो आप उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे। तो बेसिकली A1 और 2 हमने कर लिया। उसके बाद सी हमने करना है। सी में बेसिकली हमने देखना है कि हमने एंट्री पास करनी है एडजस्टिंग एंट्री। नंबर 3 में आपने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टिंग एंट्री अगेन सेम वही है, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री सेम है, लेकिन यहाँ पे इशू क्या था कि हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है, रिक्वायर्ड बैलेंस तो 90,000 दिया हुआ है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस जो है वो 80,000 दिया था। अब उस 80,000 पे हमने इन ट्रांजैक्शन के इफेक्ट लेने हैं, जो ये राइट ऑफ हुए हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंट कलेक्टिंग हुए हैं। तो आप लोग जाएंगे वर्किंग में और वहां पे जाकर करेंगे वर्किंग। अब वर्किंग में देखें, अगर हम निकालें इसका टी अकाउंट बनाए तो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस है इसका 80,000 क्रेडिट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस का है 80,000 क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे 80,000 लिख लें, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें कि जो ये ट्रांजैक्शन है इनमें अकाउंट से जो हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। तो इसमें देखें आप जरा, तो पहली वाली ट्रांजैक्शन है, पहले वाली ट्रांजैक्शन में देखें कि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हुआ है डेबिट। तो इसकी डेबिट साइड कौन सी है? अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट की ये डेबिट साइड है, इस पे लिख दें 1,65,000 लिख दिया। 80,000 क्रेडिट आ गया और उसके बाद 1,65,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट यहाँ पर 15,000 से क्रेडिट है, तो इस अकाउंट की क्रेडिट साइड कौन सी है? इस अलाउंस अकाउंट की ये वाली है 15,000 क्रेडिट, ये लिख दिया। लास्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है उसमें देखें तो उसमें आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट नहीं आया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं हो गया। अब इसका आप लोग निकाल लें बैलेंस। दोनों में से देखिए बड़ी साइड कौन सी है? सिंपल आपने जैसे लेजर्स बनाए थे तो 1,65,000 जो है वो हैवियर साइड है, उसका टोटल पहले करें और वही टोटल यहाँ पे लिखें 1,65,000। अब इन दोनों को ऐड कर लें और इसमें से माइनस कर लें, बाकी आपका बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस, ठीक है। तो 95,000 अगर इसमें से निकालें तो 50,000 में से 1,65,000 में 15 150 ये आ गया आपके पास 70,000। तो ये कौन सा बैलेंस आया है? पहले ये था क्रेडिट बैलेंस, 80,000 क्रेडिट बैलेंस था। अब ये आपके पास जो नया बैलेंस आया है ये बेसिकली आपके पास आ गया डेबिट साइड, क्योंकि आपने क्रेडिट साइड को फुल पुट किया है। तो इसका मतलब बड़ी साइड कौन सी थी? डेबिट साइड। जो बड़ी साइड होती है हमेशा वही बैलेंस है। तो आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का नया बैलेंस आया है 70,000 डेबिट। अब हमारा रूल क्या था? रूल ये कहता था कि अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो और रिक्वायर्ड बैलेंस क्रेडिट है तो हम दोनों को ऐड करके ट्रांजैक्शन पास करेंगे। और दूसरे में हमने क्या था, अगर ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है और रिक्वायर्ड बैलेंस भी क्रेडिट है तो दोनों का डिफरेंस लेकर एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमारे पास डेबिट आ गया, तो ये 70,000 और 90,000 ये है, तो हम दोनों को ऐड करके ट्रांजैक्शन पास करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी
जो बैलेंस था उसमें हमें ये पता चला कि बेसिकली हमने 3 ये ट्रांजैक्शन करनी है। पहले में उसने हमसे राइट ऑफ की एंट्री मांगी है, उसके बाद हमने किया है सब्सिक्वेंट कलेक्शन की एंट्री पास की, और उसके बाद हमने एडजस्टिंग एंट्री पास किया। अब बी रिक्वायरमेंट में कहते हैं, बी भी कहते हैं नोटिस दैट द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट ओनली वाज 80,000। हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था 80,000 था, लेकिन जो राइट ऑफ हुए हैं वो हुए 1,65,000 और उसमें से 15,000 हमारे पास वापस आ गए। तो टोटल कितने बन गए? ये 1,65,000 में से 15,000 चले गए, तो बाकी बचे 1,50,000। तो 1,50,000 आपने सोचा कितना था राइट ऑफ होंगे, या जो लोग पैसा नहीं देंगे वो थे 80,000, लेकिन एक्चुअली कितने हुए हैं? 1,50,000। तो आपने कम सोचा या आपकी एस्टिमेशन सही है? बेसिकली आपने एस्टिमेशन सही नहीं की, तो इसलिए प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं है। आपसे उसने यही पूछा है कि बेसिकली बताएं, डू दिस रिलेशनशिप अपीयर रीजनेबल? नो, इट इज नॉट रीजनेबल। और उसके बाद उसने कहा है, और वाज अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट ग्रेटली अंडरस्टेटेड? यस, इट वाज ग्रेटली अंडरस्टेटेड। तो आपने बेसिकली एस्टिमेट गलत किया था, इसलिए ये अंडरस्टेटेड था। That was a question number 4. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much.